नमस्कार। चलिए आज ब्रिटिश भारत की न्यायिक प्रणाली के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझते हैं, अदालत सिस्टम। एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अदालत सिस्टम आखिर था क्या। फिर हम एक एक करके वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दौर में जाएंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस के सुधारों में गोता लगाएं, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब हम अदालत सिस्टम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है, क्योंकि यही उस समय की पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद थी। तो देखिए, अदालत सिस्टम वो जुडिशल सिस्टम था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाहर के इलाकों में लागू किया था, और इन बाहरी इलाकों को उस जमाने में मुफस्सिल कहा जाता था। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, उस वक्त दो अलग अलग कानूनी दुनियाएं थीं। एक थी प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए और दूसरी थी बाकी भारत के लिए, यानी मुफस्सिल के लिए। इस फर्क को समझना पूरे सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के पहले आर्किटेक्ट की, वॉरेन हेस्टिंग्स। साल 1772 में उन्होंने एक प्लान बनाया जिसने आने वाले कई दशकों के लिए इस पूरे जुडिशल सिस्टम की नींव रखी। हेस्टिंग्स का 1772 का प्लान बड़ा सीधा सा था। उन्होंने न्याय को दो हिस्सों में बांटा। दीवानी अदालतें जो सिविल मामलों को देखती थीं, मतलब पैसे संपत्ति के झगड़े, और निजामत अदालतें जो क्रिमिनल मामलों को सुनती थीं। और ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होकर कलकत्ता की टॉप अपील कोर्ट्स तक जाता था। अब कागज़ पर तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक फंडामेंटल गड़बड़ थी, एक ऐसी खामी जिसने आगे के सभी सुधारों की वजह पैदा की। सोचिए वो क्या हो सकती है? सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही पद में छुपी थी, कलेक्टर। इस एक आदमी के हाथ में इतनी ज्यादा पावर दे दी गई थी कि अक्सर वो आपस में टकराती थी। जरा सोचिए इस बारे में। जो कलेक्टर है वही एडमिनिस्ट्रेटर है, वही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और वही सिविल मामलों में जज भी है। अब मान लीजिए किसी किसान का कलेक्टर से ही रेवेन्यू को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, तो वो बेचारा इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? घूम फिरकर उसी कलेक्टर के पास। तो जाहिर है इससे करप्शन और नाइंसाफी का दरवाजा खुल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली कोशिश 1774 में हुई। सोल्यूशन एकदम सीधा था। कलेक्टर के जुडिशियल फंक्शंस छीन लिए गए और ये पावर नई प्रोविंशियल काउंसिल्स और दीवान या आमिर कहे जाने वाले भारतीय अधिकारियों को दे दी गई। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर। इनके दौर को इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े और लास्टिंग चेंजेस किए। अगर कॉर्नवालिस के सुधारों से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। उनका मानना था कि न्यायपालिका जुडिशरी और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। मजे की बात यह है कि कॉर्नवालिस ने शुरुआत में हेस्टिंग्स वाली गलती दोहराई और कलेक्टर को और भी ज्यादा पावर दे दी, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर 1790 और 1793 में उन्होंने अपने मशहूर कॉर्नवालिस कोड से सिस्टम को पूरी तरह पलट दिया और कलेक्टर से सारी जुडिशियल पावर्स छीन ली। ये जो कोड है ये 1793 के सुधारों की अहमियत बताता है। इसका सीधा मतलब था कि अब कोई भी सरकारी अफसर, यहां तक कि कलेक्टर भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें अपने हर काम के लिए अदालतों को जवाब देना होगा। ये रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दौर में। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी अपनाई जो कॉर्नवालिस के सिद्धांतों से काफी अलग थी, पर अपने आप में बहुत प्रभावशाली साबित हुई। बेंटिंक के सुधारों के पीछे तीन मेन आइडियाज थे। इंडियनाइजेशन, यानी भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा भूमिका देना। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को निचले स्तरों तक ले जाना। और इकोनॉमी, यानी सिस्टम को सस्ता और एफिशिएंट बनाना। इन सिद्धांतों ने कई मायनों में कॉर्नवालिस की पॉलिसीज को उलट दिया। बेंटिंक ने जो पहला बड़ा काम किया वो था कॉर्नवालिस की बनाई हुई प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील को खत्म करना। उनका मानना था कि ये अदालतें बहुत धीमी, बहुत खर्चीली और आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थीं। बेंटिंक की इंडियनाइजेशन की पॉलिसी यहां एकदम साफ दिखती है। उन्होंने मुंसिफ, सदर अमीन और प्रधान सदर अमीन जैसी पोजीशंस बनाई और भारतीय जजों को पहली बार सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन वाले केस सुनने का अधिकार दिया,
जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 300 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के मामले। और यहाँ होता है कॉर्नवालिस के सिद्धांत का पूरा यू टर्न। बेंटिंग को लगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने कलेक्टर को फिर से कुछ जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर्स लौटा दी। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से समराइज करते हैं इन तीनों गवर्नर जनरलों के नजरिए की तुलना करके। तो देखिए, पूरी कहानी साफ है। हेस्टिंग्स ने स्ट्रक्चर तो बना दिया, पर सारी पावर कलेक्टर को दे दी। कॉर्नवालिस आए, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन उनका सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, खर्चीला था और उसमें इंडियंस के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर आए बेंटिंग, जिन्होंने इंडियनाइजेशन और इकोनॉमी पर फोकस करके इसे ठीक करने की कोशिश की, पर इसके लिए उन्हें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स को फिर से थोड़ा बहुत मिलाना पड़ा। तो अदालत सिस्टम का एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन में नहीं हुआ, ये इन 3 बड़े स्टेजेस से गुजरा, और हर स्टेज अपने से पहले वाले की कमियों को दूर करने की कोशिश थी। और ये हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, हमारे आज के लीगल सिस्टम पर किसकी छाप ज्यादा गहरी है, कॉर्नवालिस के रूल ऑफ लॉ वाले आदर्श की या बेंटिंग के प्रैक्टिकल और इंडियन सेंट्रिक अप्रोच की? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।